गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी। आवाज़ आ रहा है आप लोगों तक? हाँ जी चिल्सा जी, अभी विंटर टाइम है, वेकेशन स्टार्ट होने वाली, तो एवरीवन इज एंजॉयिंग द वेकेशंस। और एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल कोई है नहीं, तो मेजॉरिटी जनता तो एग्ज़ाम के टाइम भी जगती है, तो अभी बस एंजॉयमेंट चल रहा है लोगों का। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑलराइट सर। तो हम अक्टूबर का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। 25 क्वेश्चंस करीब कर लिए थे, उसके आगे के करने। उससे पहले कुछ पिछले क्वेश्चंस रिकॉल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मणिपुर, आसाम, मेघालय या फिर सिक्किम। हाँ जी सर। ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा जो हैं गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हैज बीन गिवन the additional charge of governor of which of the following states? Manipur, Assam, Meghalaya, Sikkim. तो कहाँ का चार्ज मिला है सर? मेघालय का, ठीक है। करेक्ट आंसर इज मेघालय। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ न्यू सुबटेक इनिशिएटिव कॉल्ड दक्ष? तो दक्ष इनिशिएटिव किसका है? ये है सर आपका आरबीआई का, ठीक है। किसका ये है आपका इनिशिएटिव आरबीआई का। ऑल राइट। तो इसके आगे की स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। रिसेंटली द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 was awarded to author Annie Ernaux. She is from which of the following countries? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस या फिर कनाडा। अभी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था, तो एनी एनॉक्स को दिया गया था, ठीक है। देखो पिछली क्लास थी और पिछले से पिछली, अभी जो पिछली दो क्लासेस है उसमें नोबेल प्राइजेस हम बहुत पढ़ के आए हैं। नोबेल प्राइजेस के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, तो वो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे जाकर सर्च कर लेना। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब पे चैनल पे आपको नोबेल प्राइज का वो वीडियो मिल जाएगा। सारे जितने भी नोबेल प्राइज मिले इस साल के, किसको मिला है, किस फील्ड में मिला है, नोबेल प्राइज क्या होता है, नोबेल प्राइज देने का क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल है ये लिटरेचर से सवाल है, तो जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, नाम भी दिया है, एनी जी को दिया गया है, तो एनी जी किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये सिंपल सा सवाल है। वेल करेक्ट आंसर इज फ्रांस, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर क्या है? फ्रांस। चलो जी, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Recently, who among the following has been appointed as the presiding officer of the tribunal for the Unlawful Activities Prevention Act related to the ban on the Popular Front of India and its associates? हाँ जी, इनमें से किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? यूएपीए का। यूएपीए का प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है रिलेटेड टू द बैन ऑन द पीएफआई एंड इट्स एसोसिएट्स? बताइए सर। अभी पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर बैन लगा है, तो उन पे कौन सा कानून लगाया गया? यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो सवाल ये है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, अभी ये आ, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनता है जो डिसाइड करता है यूएपी में, ठीक है। तो उस यूएपी उसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर पे सवाल है, लेकिन ये सब इतना मायने नहीं रखता है। यहाँ पर हम मेन जो चीज़ पढ़ेंगे यूएपीए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूएपीए। देखो आपके जो छुटपुट एग्जाम होते हैं उनमें तो सिंपल ये पूछ लेगा यूएपीए का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। छुटपुट एग्जाम में तो इसी में काम चल जाता है।
यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेंगे यूएपीए के बारे में। सबसे पहले इस ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम देखते हैं। उनका नाम है सर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा। ठीक है, कौन है? जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा। चलो सर, तो यूएपीए के बारे में जानते हैं। देखो, यूएपीए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ठीक है, दो तरह से आपके लॉ होते हैं। एक ऐसे लॉ होते हैं जो प्यूनिटिव होते हैं, मतलब आपने क्राइम किया फिर उसके बाद आपको वो अरेस्ट करेंगे। एक ऐसे लॉ होते हैं जो आपको अरेस्ट करवा देंगे बिफोर एनी क्राइम। अगर पुलिस को लगा कि आप क्राइम कर सकते हैं, आप देश की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पहुंचा सकते हैं, तो भले ही आपने कोई क्राइम किया हो ना क्या हो, उससे पहले यूएपीए लगा के आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये उस तरह का लॉ है। तो वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में देखो आर्टिकल 19 एग्जिस्ट करता है, जो हमें 6 फ्रीडम्स देता है। फ्रीडम टू स्पीच है ना, फ्रीडम टू असेंबली, एसोसिएशन, ये सारी फ्रीडम आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19। वो ये कहता है कि आपको ये सारी फ्रीडम्स मिलेंगी बशर्ते आप देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा ना पहुंचाओ। ठीक है, तो इसीलिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कराने के लिए कानून बनाया गया 1967 में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ताकि जो इंडिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको हम क्या कर सकें? क्रैक डाउन कर सकें। इसको एंटी टेरर लॉ भी कहा जाता है। अभी 2019 में इस लॉ में कुछ अमेंडमेंट करके इस लॉ को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया था। पहले क्या होता था? पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके उसे बैन कर सकते थे। यूएपीए के तहत आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकते थे। लेकिन होता क्या है, मान लो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया, अब लोग तो वही 4 लोग थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, आपने उसको बैन कर दिया। लेकिन ये 4 लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल देंगे, नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेंगे। भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल गया, ये 4 लोगों की मानसिकता तो नहीं बदली ना, ये तो वही 4 लोग हैं, ये दूसरे नाम से ऑर्गेनाइजेशन चला देंगे। तो ये तो कहते हैं भैया नाम ने क्या रखा है, ये शेक्सपियर को फॉलो करते हैं, है ना। तो फिर वो क्या, इस वजह से सरकार ने इस बार जो 2019 में अमेंडमेंट किया उसमें कुछ चेंज कर दिए। उसमें उन्होंने क्या किया? इट नाउ एम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट आफ्टर फॉलोइंग द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स। ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाई हैं, उन सब का पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं? किसी इंडिविजुअल को ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपको बार बार ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं करनी पड़ेगी। तब ये जो बंदा है ये जहां भी जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन को खतरे में ले आएगा। ठीक है, तो आप एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्ट। पूरी कंट्री में ये कानून एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो इंडिया के बाहर हैं उनको भी एप्लीकेबल होता है, जो सर्विस में है उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऐसे एयरक्राफ्ट्स जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं उसमें कोई लोग हैं, उन पर भी ये कानून आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब जो ट्रिब्यूनल की बात करें तो जब कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करता है तो 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस नोटिफिकेशन को किसके पास भेजे? ट्रिब्यूनल के पास भेजे। ठीक है, ताकि ये जस्टिफाई हो पाए कि जो अनलॉफुल नोटिफिकेशन है वो जस्टिफाइड है या नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो सरकार ने किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? इस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करेगा। ठीक है, 30 डेज का टाइम होगा। 30 डेज के अंदर अंदर इस ट्रिब्यूनल को चेक करना होगा कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो ये काम होगा इस ट्रिब्यूनल का। और इसी ट्रिब्यूनल के आपके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसी ट्रिब्यूनल के आपके प्रेसिडेंट बने हैं जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये थी बेसिक कहानी यूएपीए की। तो जो ट्रिब्यूनल अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे जो पर्सन होगा वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए।
ठीक है, जो भी उसके खर्चे होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड से उठाए जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्पेस एक्स का क्रू 5 मिशन, एक मिशन है अभी जो न्यूज में देखा गया था, तो वो किससे रिलेटेड है? मार्स से है, मून से है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या सन? स्पेस एक्स क्रू 5 मिशन किससे रिलेटेड है, बताइए। बिल्कुल, जो स्पेस एक्स क्रू 5 मिशन है वो किससे रिलेटेड है आपका? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है। द मिशन डेजिग्नेटेड क्रू 5 marks the fifth full-fledged international space station crew NASA has flown aboard a SpaceX vehicles। ठीक है, ये SpaceX व्हीकल किसने बनाया है? इट इज फाउंडेड बाय टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क। ठीक है, क्रू 5 मिशन है क्या, जिसके एक स्पेस एक्स का व्हीकल यूज करके नासा क्या है अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेज रहा है। ठीक है, तो ये क्रू 5 मिशन है। दो जो रॉकेट यूज करता है स्पेस एक्स, उसका नाम थोड़ा याद रखना, फैल्कॉन 9। ठीक है, फैल्कॉन 9 जो रॉकेट का नाम है जो आपका स्पेस एक्स यूज करता है स्पेस में जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29। नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स आर confirmed by which of the following ministries every year? नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री देती है? बताइए सर, नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री देती है? इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है वो ये अवार्ड्स देती है। 1993 से ये अवार्ड्स स्टार्ट हुए थे ऑन द सिल्वर जुबली ईयर ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। जो एनएसएस चलता है ना, नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, एनएसएस में क्या होता है, लोग मतलब यूथ जो है हमारा इसको ज्वाइन करता है और वॉलेंटरी सर्विस देता है कम्युनिटी को। ठीक है, मान लो कोई एरिया साफ कर दिया, कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम कर दिया, तो ये एनएसएस का आपका काम रहता है। ठीक है, तो ये एनएसएस के वॉलेंटियर्स को इनकरेज करने के लिए ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। रिसेंटली नोबल पीस प्राइज, अब देखो यही बचा था, नोबल पीस प्राइज 2022 हैज बीन कन्फर्ड टू एलिस बिलियास्की। एलिस बिलियास्की को नोबल पीस प्राइज दिया गया है, जो कि यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। तीन लोगों को दिया गया, एलिस बिलियस्की को दिया गया है, और यूक्रेन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और रशिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। इन तीन को दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है दो, तो देखो इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूक्रेन की एक रशिया की, तीसरा एक पर्सन है एलिस बिलियस्की। तो वो पूछ रहा है एलिस बिलियस्की किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पोलैंड, रशिया, बेलारूस या म्यांमार? हाँ जी सर, एलिस बिलियास्की किस कंट्री से बिलोंग करते
कुछ को कहना है पोलैंड, कुछ कह रहे हैं रशिया, कुछ कह रहे हैं बेलारूस। ओके, सब लोग आंसर दीजिए, कुछ नहीं तो तुक्का ही लगा दीजिए। हाँ जी सर, कुछ तो होगा मन में। ए या बी? तो भैया करेक्ट आंसर इज बेलारूस, ठीक है। बेलारूस से बिलोंग करते हैं एलिस बिलियास्की। बेलारूस एक तरीके से रशिया अलाई कंट्री है। आपका ये समझो, इधर रशिया है, इधर बेलारूस है, इधर यूक्रेन है। तो रशिया से जो यूक्रेन एंटर की थी रशियन फोर्सेस, वो बेलारूस होके ही एंटर की थी, ठीक है। तो बेलारूस की कैपिटल अगर आप बता सकते हैं तो देख के बताइए, बेलारूस की कैपिटल क्या है? हाँ जी सर, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए बेलारूस की कैपिटल? जल्दी बताइए। नहीं यार, नहीं यार, नहीं पता, दिल्ली लिख दो, कुछ तो लिखो भाई। नहीं पता? अरे कुछ ही लिख दो, दिल्ली लिख दो, कुछ तो होगी। चलो। मिन्स्क। MINSK, ठीक है। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। आज हो सकता है वॉइस थोड़ा सा मेरा क्या कहते हैं लो लगे आपको, एक्चुअली हेडेक हो रहा है ना, तो ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आज कोऑपरेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। Which of the following state has announced the formation of three all-women battalions of the PAC, Provincial Armed Constabulary, which are being named after Rani Avanti Bai Lodhi, Uday Devi and Jhalkari Bai? देखो, पीएससी क्या होती है? प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी होती है। ये मतलब एडिशनल फोर्स होती है यूपी में। अब एक तो पुलिस फोर्स होती है, और उसके अलावा एक एडिशनल फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं पीएससी, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। मतलब मान लो कभी कोई राइट्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी खराब होती है, तो वहां पर जो जब मतलब रिजर्व में जो फोर्सेस रखी जाती हैं, उनको बुलाया जाता है। एक्स्ट्रा में जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं पीएससी। यूपी में जो आपको देखने को मिलेंगे, तो उनमें क्या होती है? बटालियंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट। तो 3 बटालियंस जो हैं वो ऑल विमेन बटालियंस है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ विमेन भर्ती करी जाएंगी। 3 बटालियंस उसमें जो क्रिएट होंगी, ठीक है। तो उसमें जो 3 बटालियंस हैं वो किसके नाम पर है? रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी, झलकारी बाई। मेरे ख्याल से मैंने आंसर आपको बता दिया है। हाँ, क्योंकि ये पीएससी कहाँ की है? ये है सर आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज आस्क्ड द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज टू डेजिग्नेट एन इंटरनल ऑम्बड्समैन बाय अप्रैल 1 2023? सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? बताइए सर।
हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज आरबीआई। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? आरबीआई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज टू डेजिग्नेट एन इंटरनल ombudsman बाय अप्रैल 1? तो इट इज आरबीआई। ठीक है, तो देखो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती क्या है। इनका कंसेप्ट ये रहता है कि जैसे मान लो आप किसी बैंक के पास गए लोन लेने, ठीक है, आपने लोन लिया। अब हो सकता है आपने लोन टाइम पे चुकाया हो, ठीक है, तो आपकी रेटिंग ए हो जाएगी। आपने लोन थोड़ा सा डिफॉल्ट कराओ, आपकी रेटिंग बी हो जाएगी। और मान लो आपने क्या कहते हैं, लोन वापस ही नहीं करा, डिफॉल्ट कर गया, आप दे ही नहीं रहे हो, तो आपकी रेटिंग सी हो जाएगी। तो क्रेडिट कम इंफॉर्मेशन कंपनीज जो होती है उनके पास सारी डिटेल्स होती है आप एज एन इंडिविजुअल की, कि आपने अपना लोन टाइम पे चुकाया या नहीं चुकाया। तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है। कल आपने मान लो यहाँ पर टाइम पे लोन चुकाया, आप कल दोबारा किसी और बैंक में किसी और इंस्टीट्यूशन में लोन मांगने गए, तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास आपकी डिटेल है। तो जो दूसरी बैंक होगी जो लोन देना चाह रही होगी वो आपसे पूछेगी, ये बताओ भाई इसकी रेटिंग कैसी है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कमीशन बताएगा कि हाँ, रेटिंग इसकी बढ़िया है, अभी तक इसने सारे लोन टाइम पे दिख चुकाए हैं, इसको निश्चिंत होकर तुम लोन दे सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है लोन के मामले में। तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसी हिसाब से लोन प्रोवाइड करती है कि मान लो जैसे विजय माल्या है, उसकी रेटिंग खराब होगी तो आप उसको लोन नहीं दोगे, या दोगे भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो ये सारा जो भी डिटेल्स होती है ये कौन रखता है अपने पास? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रखती है, दैट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस क्रेडिट एंड लोन रिलेटेड डेटा अबाउट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना रखा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो इस ये किसके अंडर काम करती हैं? आरबीआई। इन पे सब पे नजर कौन रखता है? आरबीआई। तो अभी आरबीआई ने कहा है कि आप अपने अंदर एक इंटरनल ओम्बड्समैन बनाओ। ओम्बड्समैन क्या? ओम्बड्समैन का मतलब होता है कंप्लेंट सेंटर। यानी अगर आपके क्रेडिट एजेंसी से किसी को कोई कंप्लेंट होगी, आपकी किसी रेटिंग से किसी को कोई कंप्लेंट होगी, तो वो आपसे आके डायरेक्ट उस कंप्लेंट सेंटर पे आप शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, तो ये करने को किसने बोला है? आरबीआई ने बोला है। क्यों बोल सकता है? क्योंकि ये इंडिया में जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। Recently, the ethanol blending program interest subsidy scheme has been extended till which of the following years? इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जो पेट्रोल और डीजल के साथ बायोफ्यूल मिक्स करने की जो स्कीम चलाई जा रही है, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी चल रही है। तो उस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक करा गया है? क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी सर, तो ये मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर है मार्च 2023 तक ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दो चीजें ध्यान रखना, इथेनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में कहाँ तक पहुंच गई? 9.99% तक पहुंच गई। पहली चीज ये ध्यान रखना, अभी करंट स्टेटस क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का।
और हमारा टारगेट क्या है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, जिसे कहते हैं E20, 20% ब्लेंडिंग करनी है टिल 2025, 2025 तक 20% करनी है। और अभी 2022 एंड होने वाला है, हम लोग 9.99% पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक की ब्लेंडिंग हम कर चुके हैं 3 सालों में, मतलब करीब 10% और ब्लेंडिंग करनी है। तो इससे फायदा क्या होगा, ऑयल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, प्राइसेस थोड़े से कम होंगे, इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो घटेगा, इकोनॉमिकली हमें बहुत फायदा होगा, और पॉल्यूशन भी कंपैरेटिवली कम कम करेगा ये। ठीक है, तो ये कई सारे फायदे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के। ठीक है, चलिए इस पे हमने कई सारी डिस्कशंस किए हैं, बायोफ्यूल्स क्या होता है, दिस दैट, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050, assessing future demand and sources of timber for a sustainable economy. This report was released by which of the following organizations? सिंपल एक रिपोर्ट है, दुनिया भर का फॉरेस्ट सेक्टर देख रही है, एसेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेस ऑफ टिम्बर, मतलब फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, कैसे क्या उसको सोर्स करना है, ये सारी डिटेल है, फॉरेस्ट सेक्टर से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। तो ये किसने प्रिपेयर करी है, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर नीति आयोग? फॉरेस्ट से रिलेटेड है, बताइए सर। हाँ बिल्कुल, ये फॉरेस्ट आउटलुक की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट से रिलेटेड ध्यान रखना, सारी ग्लोबल लेवल पे जो रिपोर्ट है कौन देता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, फूड से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दिखे ना, यूएन की, तो समझ जाना ये किधर होगा, इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली। ठीक है, रोम, इटली, खाने पीने का आइटम का हेडक्वार्टर रोम, इटली लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एजुकेशन 4.0 इंडिया 2022, मतलब एक पूरी रिपोर्ट है एजुकेशन 4.0, ग्लोबली ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो इससे इतना तो पता चल गया कि सर नीति आयोग नहीं होगा आंसर। तो इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने बात करी गई है, तो इसीलिए वो बोल रहा है एजुकेशन 4.0 इंडिया 2022 की रिपोर्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? हाँ जी सर, तो इतना तो समझ में आ गया कि सर ग्लोबल लेवल की है, तो नीति आयोग तो नहीं करेगा। और सर इन, तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें सर एशियन डेवलपमेंट बैंक का या वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, थोड़ा सा अगर हम लॉजिक से सोचें, तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? तो एक ही ऑप्शन बचता है सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो एजुकेशन 4.0 जो रिपोर्ट है किसने रिलीज करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है। This report explains how technology can address learning gaps and make education accessible to all. तो हमें फोकस क्या करना है अब नए सेक्टर में, कि देखो अब हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग आ चुकी, तो ऑनलाइन लर्निंग का फायदा हमें घर घर तक पहुंचाना है। पहले तो हमारे पास लिमिटेड क्लासरूम्स होते थे, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर से आप मिलियंस ऑफ स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका फायदा हमें दुनिया तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इसी के लिए ये रिपोर्ट आई थी, एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट। ठीक है, चलिए जी, ये आज के क्वेश्चन हो गए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। तो आज मैं इतनी कर पाऊंगा, इसके आगे के क्वेश्चंस फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।